अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे इंडिया को होने वाली एक और बहुत बड़ी शिकस्त, और वो उससे हुई है आलमी अदालत के अंदर, जिसने पानी के इशू पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में वाक़ है, उसने सिंध-तास वाटर अकॉर्ड के ऊपर पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया है और ये कहा है कि इस मुआहदे के रूह से जब भी ये मुआहदा कभी तब्दील होगा, इसके अंदर अमेंडमेंट होगी, मुअत्तल होगा, मनसूख होगा, तो दोनों पार्टियों का मुत्तफिक होना जरूरी है। कोई एक फरीक यकतरफा तौर पर इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता, इसे मुअत्तल तक नहीं कर सकता। इस अहम सप्लीमेंट अवार्ड की वजह से इंडिया को सख्त किस्म की मिर्चें लगी हुई हैं। वहाँ पर एक हवेला है और कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। हालांकि ये अवार्ड देने वाले 5 इंटरनेशनल जजेस में कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है। और ये क्यों हुआ? जिस वक्त ये मुआहदा साइन किया जा रहा था, उस वक्त इसमें एक शिक लिख दी गई थी कि सिंध-तास मुआहदे को जब भी कोई भी तरीके से अमेंड किया जाना है, कोई चेंजेस लानी है, तो दोनों फरीक मुत्तफिक होंगे तो होगा। याद रहे, पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया और कहा कि हम पाकिस्तान जाने वाले तमाम पानी के सोर्सेज को बंद कर देंगे और अपने यहाँ वो पानी इस्तेमाल करेंगे। तो उसे अबेयस भी कहा जाता है और बहुत सारे उसके मुख्तलिफ नाम भी दिए गए। लेकिन अब इस अवार्ड के आने के बाद इंडिया को चुप लग गई है इंटरनेशनल अदालत में। अपने मीडिया पर शोर डाल रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कोई आज की बनी हुई नहीं है। ये 1899 में बनी थी और इसे 126 साल हो गए हैं। इसका काम ही मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है, या कंपनीज और मुल्कों के दरमियान तनाज़ात हों, बिजनेस डील के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो उससे शटल करती है। और पाकिस्तान के लिए तो इंडस वाटर ट्रीटी एक लाइफ लाइन है। अब दरिया सिंध और उसके मुआवन दरियाओं में आने वाला पानी 80% पाकिस्तानियों की पीने की, ज़राअत की, इंडस्ट्री की, कमर्शियल ज़रूरियात पूरी करता है। बमुश्किल 20% पानी ऐसा है जो पाकिस्तानी किसी और सोर्स से लेते हैं। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अपना पानी एज सच बड़ी मिकदार में दरिया सिंध से नहीं ले पाते क्योंकि अभी तक वहाँ कच्ची कैनाल नहीं पहुँचे। इसी तरह हमारे कोहे सुलेमान में जो लोग बसते हैं, उनका दारो मदार जो है बारिशों पे होता है। कोहे सुलेमान में होने वाली बारिशें जो हैं, तो 80% पानी हमारे 80% आबादी इसी सोर्स से ले रही है। ये हमारे लिए बहुत अहम है। हर साल 140 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। तो अगर इंडिया इस हमारी शहरक को काटने की, मुअत्तल करने की कोशिश करेगा, तो हम तो उसके साथ हर जगह पे लड़ेंगे। और फिर पाकिस्तान को गर्मियों में कोई इशू नहीं है। गर्मियों में इंडिया के पास इतने रिजर्वायर ही नहीं है, इतने डैम ही नहीं है कि हमारा पानी रोक सके। सर्दियों में अलबत्ता प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अगर सर्दियों में दस्तयाब कम पानी को भी वो रोक लेगा, अपने डैम्स में इस्तेमाल करेगा, तो हमें सर्दियों में प्रॉब्लम होगी। अब इंडिया बड़ा चालाक मुल्क है, जहां उसका मफाद होता है इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अपने मफाद में कबूल भी करता है और इस्तेमाल भी करता है। और जहां उसका मफाद नहीं होता, वहां पर कहता है कि हम आपको सालस ही नहीं मानते। मसलन सिंध-तास मुआहदे में उसका ये कहना था कि हम इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सालस ही नहीं मानते, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। इस अदालत ने कहा है कि जनाब, हमारी ज्यूरिसडिक्शन बनती है और आप यकतरफा तौर पर कुछ नहीं कर सकते। मैं 2 केसेस का आपको हवाला दूंगा। एक बांग्लादेश के साथ इंडिया का पुराना तनाज़ा चलता आ रहा था बे ऑफ बंगाल की एक जमीन के ऊपर। कोई 25,602 मुरब्बा किलोमीटर समंदर का एरिया ऐसा था जिसे इंडिया अपना हिस्सा करार देता था और बांग्लादेश अपना। दोनों मुल्क इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए और 2014 के अंदर यह मसला सॉर्ट आउट हो गया। इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उस टोटल एरिया में से 76% यानी 19,467 किलोमीटर बांग्लादेश को दे दिया, जबकि बकिया को तकरीबन 6,000 मुरब्बा किलोमीटर वो इंडिया के हवाले किया। कहा इंडिया 25,602 किलोमीटर सारा मांग रहा था। अब जो रकबा दिया गया है बांग्लादेश को, वो इंडियन रियासत बंगाल जितना रकबा है समंदर के अंदर।
अब समंदर के अंदर आप जानते हैं तेल गैस के वसी ज़खायर हैं, दूसरे मादनियात हैं, तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके लिए भी दुनिया के मुल्क आपस में लड़ रहे हैं कि क्या पता आपके दूध के अंदर कल को तेल गैस कोई और मादनी ज़ख़ीरा निकल आए तो आप क्या करेंगे। तो इसी कोर्ट से दोनों मुल्कों ने अपना बहुत बड़ा एक दिहाइयों पुराना इशू सॉर्ट आउट करवाया था, और उस केस में जो इंडियन क्लेम था वो पुराने रिकॉर्ड के ऊपर बेस कर रहा था, रेड क्लिफ का रिकॉर्ड जो था। अब पाकिस्तान के साथ भी इसका एक और तनाज़ा है, इसी तरह लैंड डिस्प्यूट है सर क्रीक का। एक ऐसा इशू है जिसे सबसे आसान और हल किए जाने वाला इशू कहा जाता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। बेसिकली सर क्रीक एक ऐसा मार्शलैंड है, ऐसा एरिया है जो इंडिया, उसकी रियासत गुजरात और हमारा सिंध का जो सूबा है उसके दरमियान इलाका है। अब सर क्रीक का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर वाटर की मुख्तलिफ चैनल्स बनी हुई हैं, पानी दरिया सिंध तक जाता है, और थोड़ा एरिया खुश्की का है, फिर पानी है, फिर खुश्की है, फिर पानी है। तो दोनों मुल्कों का इसके ऊपर एक तनाज़ा चलता आ रहा है। बेसिकली पाकिस्तान रिकॉर्ड के मुताबिक क्लेम करता है कि 1914 के अंदर एक बॉम्बे रेजोल्यूशन हुआ था गुजरात की स्टेट के दरमियान और सिंध के सूबे के दरमियान उस वक्त, और उन्होंने इस चीज़ को माना था इस क्रीक का जो ईस्टर्न बैंक है वहां तक सिंध की टेरिटरी है। जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं पाकिस्तान से लेकर उस ग्रीन लाइन तक, ये सारा एरिया 1914 के अंदर उस वक्त की जो बॉम्बे रेजिडेंसी जिसके अंदर सिंध का पूरा निज़ाम था उसके अंदर इसको कहा गया था। इस ग्रीन के बाद गुजरात की रियासत शुरू होती है, लेकिन 1969-70 के अंदर जाकर इंडिया ने इस पर ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट किया कि नहीं जी हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं तलवक डॉक्ट्राइन, जिसके नज़दीक किसी भी क्रीक के अंदर जो वाटर बॉडी है उसका सेंटर जो है वो तकसीम करेगा दोनों हिस्सों को, और ये वो तनाज़ा है जो सबसे आसान है, हल किया जा सकता है। लेकिन इंडिया इस तनाज़े को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाना चाहता, उसे पता है उसने हार जाना है। अब ये तनाज़ा 2012 के अंदर हल होने के बहुत करीब था, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ बयान देना शुरू किए, और दोनों मुल्क इस अहम इशू को रिजॉल्व करते करते रह गए। हालांकि ये वो इशू है जिसे बासानी सॉल्व किया जा सकता है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सियाचिन का मसला भी हल हो सकता है, और कश्मीर का मसला भी जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी तो हल हो जाएगा। इस एक लाइन के फर्क से, यानी कि रेड लाइन इंडिया का क्लेम है, हमारा ऐसा यहां तक है, और ग्रीन लाइन पाकिस्तान का क्लेम है, और पाकिस्तान 1914 के मुआहदे के ऊपर चल रहा है, इंडिया उसे नहीं मान रहा। अब अगर कोई मुल्क इस एरिया को छोड़ता है तो 250 मुरब्बा किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसके यहाँ से निकल जाएगा। इस एरिया में तेल और गैस के वसी ज़खायर से मुतालिक मुख्तलिफ स्टडीज हो चुकी हैं, इसलिए कोई मुल्क भी इस एरिया को छोड़ने पर राजी नहीं है। इसके साथ साथ एक और केस मैं आपको बता दूं, वो इटली के साथ इंडिया का तनाज़ा था। उसमें हुआ ये कि एक इंडियन जहाज को इटालियन मैरीन फोर्स ने पायरेट समझा, बैरिक कज़ाक समझा, और उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे 2 इंडियन शहरियों की हलाकत हो गई। उसको इंडिया ने बड़ा शोर मचाकर उन 2 मैरीन्स के खिलाफ अपना क्रिमिनल केस शुरू कर दिया। ये केस इटली इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया। वहां पर इसी कोर्ट ने तय किया कि चूंकि ये फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने फायर किया, गलती से फायर किया, तो इनके ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। हाँ, जो 2 लोग इस फायर के नतीजे में मरे हैं उनको 100 मिलियन इंडियन रुपए यानी 1.34 मिलियन डॉलर्स US डॉलर पे करने का कहा गया। तो इटली ने पे किया और ये केस खत्म कर दिया। तो देखिए, इंडिया का जहां मुफाद होता है वहां इस कोर्ट को मान लेता है, हमारे केस में उसने फड्डा डालना होता है। अब इस अवार्ड के आने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि जो इंडिया की ख्वाहिश थी कि सिंध तास माहदे को यकतरफा तौर पे ख़त्म कर दे, वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। इल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।